देविका रानी का जन्म देविका रानी चौधरी के रूप में 30 मार्च 1908 को वर्तमान आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास ग्वालियर में एक अत्यंत समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था, जो कर्नल डॉक्टर मनमथ नाथ चौधरी और उनकी पत्नी लीला देवी चौधरी की बेटी थी। देविका के पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी एक बड़े जमींदार परिवार के वंश थे। मद्रास प्रेसिडेंट के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। देविका के दादा दुर्गादास चौधरी वर्तमान बांग्लादेश के पवना जिले के चटोमोहर उप जिला के जमींदार थे। उनकी दादी सुकुमारी देवी दुर्गादास की पत्नी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। देविका के पिता के 5 भाई थे। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे, मुख्यतः कानून, चिकित्सा और साहित्य। वे थे सर आशुतोष चौधरी, विशिष्ट राज के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जोगेश चंद्र चौधरी और कुमुद नाथ चौधरी दोनों कलकत्ता के मुख्य बैरिस्टर थे। भावी सेना अध्यक्ष जयतो नाथ चौधरी देविका के चचेरे भाई थे। उनके पिता एक दूसरे के भाई थे। देविका के मां लीला देवी चौधरी भी समान रूप से शिक्षित परिवार से थी और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इस प्रकार देविका रानी अपने माता पिता दोनों के माध्यम से कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी। उनके पिता मनमथ नाथ चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुकुमारी देवी चौधरी के पुत्र थे। देविका की मां लीला देवी चौधरी इंद्रुमती देवी चट्टोपाध्याय की बेटी थी, जिनकी मां सौदा मिनी देवी गंगो उपाध्याय नोबेल पुरस्कार विजेता की एक और बहन थी। इस प्रकार देविका के पिता और नाना रविंद्रनाथ टैगोर की 2 बहनों की संतान होने के कारण एक दूसरे के चचेरे भाई थे। और ये सब नहीं था, देविका के 2 चाचा मुख्य न्यायाधीश सर आशुतोष और प्रथम प्रेमनाथ ने अपने पहले चचेरे भाई मां के भाई बेटियों रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी से विवाह किया था। सर आशुतोष चौधरी की पत्नी प्रतिभा देवी चौधरी हेमंत नाथ टैगोर की बेटी थी और प्रेमथनानाथ चौधरी की पत्नी इंदिरा देवी चौधरी थी, सत्यनाथ टैगोर की बेटी। इस प्रकार देविका का कोलकाता में टैगोर परिवार की सीट और बंगाली पुनः जागरण के प्रमुख केंद्र जरासुको से बेहद मजबूत पारिवारिक संबंध थे। देविका को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और वहीं उनकी परवरिश हुई। 1920 के दशक में मध्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय और संगीत का अध्ययन करने के लिए लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और रॉयल एकेडमी के म्यूजिक में दाखिला लिया। उन्होंने वास्तुकला, कपड़ा और सजावट डिजाइन के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और यहाँ तक कि एलिजाबेथ आर्डियन के तहत प्रशिक्षुत भी हासिल की थी। ये सभी पाठ्यक्रम जिनमें से प्रत्येक कुछ महीने लंबा था 1927 तक पूरे हो गए और फिर देविका ने कपड़ा डिजाइन में नौकरी कर ली। 1928 में देविका पहली बार अपने भावी पति हिमांशु रॉय से मिली, जो एक भारतीय बैरिस्टर से फिल्म निर्माता बने थे, जो लंदन में अपनी आगामी फिल्म ए थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। रॉय देविका के असाधारण कौशल से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्म के प्रोडक्शन टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, वह परंतु सहमत हो गई और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और कला निर्देशन जैसे क्षेत्र में उनकी सहायता की। प्रोडक्शन के काम के लिए जर्मनी की यात्रा भी की, जहां उन्हें जर्मन फिल्म उद्योग की फिल्म निर्माता तकनीकी विशेष रूप से GW पोविस्ट और फ्रिट्स
लॉन्ग की तकनीकी को देखने का अवसर मिला। फिल्म निर्माण के उनके तरीकों से प्रेरित होकर इस समय के आसपास उन दोनों ने एक नाटक में साथ काम किया, जिसके लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियाई देश में कई प्रशंसाएं मिली। इस दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया थिएटर निर्देशक मैक्स रेनहार्ड के प्रोडक्शन यूनिट में भी प्रशिक्षित किया गया था। देविका और हिमांशु रॉय भारत लौट आए, जहां हिमांशु ने कर्मा नामक एक फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म उनकी पहली बोलती फिल्म थी और उनकी पिछली फिल्मों की तरह ये भारत, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के लोगों का संयुक्त निर्माण हुआ। मुख्य भूमिका निभाने वाले रॉय ने देविका रानी को मुख्य महिला के रूप में लेने का फैसला किया और इसने उनके अभिनय की शुरुआत की। कर्मा को एक भारतीय द्वारा बनाई गई पहली अंग्रेजी भाषा की बोलती फिल्म होने का श्रेय दिया जाता है। ये एक चुम्बन दृश्य दिखाने वाली शुरुआती भारतीय फिल्मों में से एक थी। हिमांशु रॉय और देविका रानी को शामिल करते हुए चुम्बन दृश्य लगभग 4 मिनट तक चला। यह 2014 तक भारतीय सिनेमा में एक चुम्बन दृश्य की अवधि के लिए रिकॉर्ड है। देविका ने फिल्म में एक गाना भी गाया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ बनी फिल्म कर्मा का प्रीमियर मई 1933 में लंदन में हुआ था। विंडसर में शाही परिवार के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग के साथ फिल्म को पूरे यूरोप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। देविका रानी के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया क्योंकि उन्होंने लंदन मीडिया में बड़बोला समीक्षा जीती थी। द डेली टेलीग्राफ के एक आलोचक ने देविका को उनकी सुंदरता और आकर्षण के लिए नोट किया, साथ ही उन्हें पहले परिणाम का संभावित सितारा होने का श्रेय भी दिया। फिल्म के रिलीज के बाद उन्हें बीबीसी द्वारा 1933 में ब्रिटेन में अपने पहले टेलीविजन प्रसारण में एक भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इंग्लैंड में अपनी सफलता के बावजूद कर्मा ने भारतीय दर्शकों को आकर्षित नहीं किया और 1934 की शुरुआत में जब इसे हिंदी में नागिन की रागनी के रूप में रिलीज किया गया तो ये भारत में असफल साबित हुई। हालांकि फिल्म को आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसने देविका रानी को भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में मदद की। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवयित्री सरोजिनी नायडू ने उन्हें एक प्यारी और प्रतिभाशाली छोटी सी महिला कहा। कर्मा की महत्वपूर्ण सफलता के बाद यह जोड़ा 1934 में भारत लौट आया। हालांकि 1934 में भारत में रिलीज हुई फिल्म का हिंदी संस्करण बिना किसी निशान के फ्लॉप हो गया, लेकिन हिमांशु रॉय ने यूरोप में आवश्यक नेटवर्क स्थापित कर लिया था और निर्जन पाल एक बंगाली नाटककार और पटकथा लेखक जिनसे वे पहले लंदन में मिले थे और फ्रेंच ऑस्टेन जिन्होंने रॉय की कई फिल्मों का निर्देशन किया था, साथ ही साझेदारी करते हुए बॉम्बे टॉकी नामक एक फिल्म स्टूडियो शुरू करने में सक्षम थे। शुरुआत में बॉम्बे टॉकी देश सबसे सुसज्जित फिल्म स्टूडियो में से एक था। ये स्टूडियो दिलीप कुमार, लीला चिटनिस, मधुबाला, राज कपूर, अशोक कुमार और मुमताज सहित भविष्य के अभिनेताओं के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा एक क्राइम थ्रिलर जिसमें देविका और नजम उल हसन ने अभिनय किया, पूरी तरह से एक ट्रेन में शूट की गई थी। नजम उल्लन हसन स्टूडियो की अगली फिल्म जीवन नैया में देविका के सह कलाकार भी थे। दोनों सह कलाकारों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए और जीवन नैया की शूटिंग के दौरान देविका हसन के साथ भाग गई। हिमांशु क्रोधित और व्याकुल दोनों थे। चूंकि मुख्य जोड़ी अनुपस्थित थी, इसीलिए निर्माण रुक गया था। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट हो चुका था और एक बड़ी राशि जिसे फाइनेंसरों ने क्रेडिट के रूप में लिया था खर्च भी हो चुकी थी।
इसीलिए स्टूडियो को गंभीर वित्तीय नुकसान हुआ और शहर के बैंकरों के बीच उनकी साख कम हो गई, जबकि भागा हुआ जोड़ा मौज मस्ती कर रहा था। स्टूडियो में सहायक साउंड इंजीनियर शशधर मुखर्जी का देविका के साथ भाईचारे जैसा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों बंगाली थे और एक दूसरे से बंगाली भाषा बोलते थे। उन्होंने भागे हुए जोड़े से संपर्क स्थापित किया और देविका रानी को अपने पति के पास वापस जाने के लिए राजी कर लिया। उस समय के भारत में तलाक कानूनी रूप से लगभग असंभव था और भागकर शादी करने वाली महिला को वेश्याओं से कम नहीं समझा जाता था और उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें त्याग देते थे। अपने दिल की गहराइयों में देविका रानी जानती थी कि वह किसी भी हालत में हसन से तलाक नहीं ले सकती या उससे शादी नहीं कर सकती। उसने शशधर मुखर्जी के तत्वाधान में अपने पति से बातचीत की और अपनी वापसी के लिए एक शर्त के रूप में अपने पति के विपत्ति मामलों को अलग करने की मांग की। इसके बाद उन्हें उनकी फिल्मों में काम करने के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा, लेकिन जिस घर में वे दोनों रहेंगे उसका खर्च अकेले ही हिमांशु को उठाना होगा। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने और अपने स्टूडियो को दिवालिया होने से बचाने के लिए हिमांशु ने इस पर सहमति जताई। देविका रानी अपने ससुराल लौट गई। हालांकि पति पत्नी के बीच चीजें फिर कभी वैसी नहीं रही और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से उनका रिश्ता मुख्यतः काम तक सीमित रहा और इस घटना के बाद उनके बीच बहुत कम या कोई अंतरंगता नहीं रही। फिल्म के कई हिस्सों को फिर से शूट करने में शामिल अतिरिक्त खर्चा के बावजूद हिमांशु रॉय ने नजम उल हसन की जगह अशोक कुमार को जीवन नैया के नायक के रूप में लिया, जो शशधर मुखर्जी के पत्नी के भाई थे। ये अशोक कुमार की हिंदी फिल्मों में 6 दशक तक लंबे करियर की शुरुआत थी। हालांकि ये असंभव लग सकता था, नजम उल हसन को बॉम्बे टॉकीज में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। ये वह दौर था जब अभिनेता और अभिनेत्रियों को एक विशिष्ट फिल्म स्टूडियो द्वारा नियमित मासिक वेतन दिया जाता था। वे किसी अन्य स्टूडियो में काम नहीं कर सकते थे। एक खतरनाक बदमाश के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। उन्हें किसी अन्य स्टूडियो में काम नहीं मिला, उनका करियर बर्बाद हो गया और वे गुमनामी में डूब गए। अछूत कन्या स्टूडियो का अगला प्रोडक्शन एक टिसादी नाटक था, जिसमें देविका और अशोक ने एक अछूत लड़की और एक ब्राह्मण लड़के की भूमिका निभाई थी जो प्यार में पड़ जाते हैं। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसमें देश में जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। देविका की कास्टिंग को एक बेमेल माना गया, क्योंकि उनकी शक्ल उनके उच्च वर्गीय पालन पोषण के कारण एक गरीब अछूत लड़की की भूमिका से मेल नहीं खाती थी। हालांकि अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी लोकप्रिय हो गई और उन्होंने एक साथ 10 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की थी। 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज ने कई महिला केंद्रित फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें देविका रानी ने उन सभी में मुख्य भूमिका निभाई। स्टूडियो द्वारा निर्मित अधिकांश फिल्मों में उन्हें अशोक कुमार के साथ जोड़ा गया, जो उनके द्वारा ओवरसेट किए गए थे। जीवन प्रांत में देविका रानी और अशोक कुमार के बीच भूमिका उलटफेर देखा गया। उन्होंने एक उच्च जाति की ब्राह्मण महिला की भूमिका निभाई, जिसे समाज द्वारा एक अछूत व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध रखने की गलती की जाती है। रोमियो और जूलियट पर आधारित उनकी अगली रिलीज इज्जत मध्यम युगीय काल से सेट हो गई थी और इसमें मराठा साम्राज्य के दुश्मन कुलों से संबंधित 2 प्रेमियों को दिखाया गया था। अगले वर्ष रिलीज हुई थी निर्मला दुर्गा। 1939 में उनकी एक मात्र रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा थी,
जिसमें एक अनाथ लड़की और एक गांव के डॉक्टर की कहानी बताई गई थी, जिसका किरदार अशोक कुमार ने निभाया था। 1940 में रॉय की मृत्यु के बाद मुखर्जी और अमिय चक्रवर्ती ने नेतृत्व वाले बॉम्बे टॉकीज के दो दलों के बीच दरार आ गई। देविका रानी ने प्रमुख जिम्मेदारी संभाली और मुखर्जी के साथ स्टूडियो को संभाला। 1941 में उन्होंने अशोक के साथ अनजान का निर्माण और अभिनय किया। बाद के वर्षों में उन्होंने स्टूडियो के तहत दो सफल फिल्मों का निर्माण किया, बसंत और किस्मत। बसंत किस्मत में ब्रिटिश विरोधी संदेश थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासक के अधीन थे और एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई। देविका रानी ने अपनी आखिरी फिल्म हमारी बात में दिखाई, जिसमें राज कपूर ने एक छोटी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्टूडियो की ओर से खुद द्वारा निर्मित ज्वार भाटा में एक भूमिका के लिए नवा दिलीप कुमार को चुना था। स्टूडियो में उत्पन्न हुई आंतरिक राजनीति के कारण मुखर्जी और अशोक कुमार सहित प्रमुख हस्तियों ने उनके अलग होने का फैसला किया और फिल्मिस्तान नामक एक नया स्टूडियो स्थापित किया। समर्थन और रुचि की कमी के कारण उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ने का फैसला किया। पत्रकार राजू भारतन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया था कि फिल्म निर्माण और कलात्मक मूल्यों पर समझौता न करने का उनका विचार उनके उद्योग छोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक था। रोयरिच की मृत्यु के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को बेंगलोर में ब्राइटिक्स की उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में देविका रानी को पूरे राजकीय सम्मान से नवाजा गया। उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति पर कई वर्षों तक मुकदमा चला, क्योंकि दंपति के कोई कानूनी दावेदार नहीं था। देविका जीवन भर निसंतान रही। अगस्त 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था। तो दोस्तों, आपको देविका की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।